सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हमेशा की तरह आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, मुख्य सेविका परीक्षा के लिए महामैराथन करने वाले हैं। ठीक है, मुख्य सेविका परीक्षा के लिए महामैराथन करने वाले हैं। प्रश्न वही होंगे जो एक गेस्ट पेपर में होते हैं और इनके परीक्षा में छपने के पूरे चांस हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न टेस्ट सीरीज नंबर 2.26 है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। ठीक है, HIV का अगर इलाज जो है नहीं होने पर क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, प्लेग हो सकता है, एड्स हो सकता है। उत्तर होगा डी, यानी कि HIV जो पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं, उनका अगर सही से इलाज ना हो तो क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि अरे HIV और एड्स तो एक ही है। नहीं नहीं, इन दोनों केसेस जो है अलग अलग हैं। इसको हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या अंतर है मुख्य रूप से यहाँ समझेंगे। हर HIV पॉजिटिव को एड्स हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एड्स से सिर्फ HIV पॉजिटिव को ही होता है। देखिए क्या होता है कि जो एड्स होता है वो HIV पॉजिटिव जो भी व्यक्ति होता है, चाहे महिला होती है, ठीक है, उसका ये अंतिम केस है। क्या है? अंतिम केस है, लास्ट। यहाँ पे इंसान को बचना बड़ा मुश्किल होता है एड्स वाले कंडीशन में। लेकिन HIV पॉजिटिव जो है अगर संयम बरते, ठीक है, तो वो अपने जीवन को अच्छी तरह निर्वाह कर सकता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, जिसमें एक बार अगर व्यक्ति एक बार संक्रमित हो जाए तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन आप दवाओं के जरिए इसे खतरनाक स्थिति से पहुंचने तक रोक सकते हैं। ठीक है, तो एड्स क्या है? खतरनाक स्थिति है HIV पॉजिटिव का। तो यही अंतर है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E300 का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? जो E300 है उसका सामान्य नाम क्या है आपको बताना है। देखिए ऐसे प्रश्न जो होंगे आपको बिल्कुल एग्जाम में फंसाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टूडेंट वही एग्जाम आज के ज़माने में निकालेगा जो समझना भी जानता हो, और रटना भी जानता हो। ठीक है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि किसको समझना है किसको रटना है, तो वो है आपका सिलेबस। ठीक है, क्या है? सिलेबस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। उत्तर बी हो जाएगा। विटामिन सी का जो है सामान्य नाम क्या है? E300 है, एस्कॉर्बिक एसिड वाला। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है आप सबको पता है, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है। केवल एक ऐसी स्थिति नहीं है जो गर्भावस्था की आपात स्थिति, मतलब आपातकालीन स्थिति, मतलब कि इसमें जच्चा बच्चा को खतरा हो सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रीटा, स्थानिक गर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया या एक्लैम्पेंसिया। ठीक है, देखिए ये तीनों क्या हैं? ये गर्भावस्था की आपात स्थिति है। क्या है? आपात स्थिति है। बाकी जो है ऊपर वाला क्या है? आपात स्थिति नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति है, ये प्लेसेंटा एक्रीटा। लेकिन बाकी अस्थानिक गर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्लैप्सिया जो है आपात स्थिति है। इसमें जच्चे बच्चों को खतरा हो सकता है सही टाइम पे अगर जो है चिकित्सक के पास न जाया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रीविया के निदान पर संदेह करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रीविया के निदान पर संदेह करता है? यानी कि अगर ये हो गया तो प्लेसेंटा प्रीविया को जो है खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव, पेट का दर्द, ऊपरी भाग में प्लेसेंटा, संवेदनशील गर्भाशय। देखिए इन तीनों केसों में चिकित्सक साहब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव हो रहा है, तो इस केस में प्लेसेंटा प्रीविया को रोकना जो है मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से,
म्यूरहेड से, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे की भाषा का विकास है वो परिपक्वता, स्वास्थ्य और प्रेरणा से प्रभावित होता है, लेकिन म्यूरहेड से जो है प्रभावित नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को मैं दोबारा रखा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बताया था, यहाँ पे इसका हिंदी नाम भी जानना जरूरी है, ठीक है। और एक और बात है, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रखा हूँ। शारीरिक नियंत्रण कहते हैं, संवेगात्मक विरेचन या भावनयन कहते हैं, मानसिक संतुलन कहते हैं, संवेगात्मक सुरक्षा कहते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि संवेगात्मक विरेचन कहते हैं या भावनयन कहते हैं किसको? संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को, ठीक है। तो इसको जो है इंग्लिश में जो टर्म था इसका क्या था? इमोशनल कैथेविसिस, ठीक है, जो संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। शिशुओं में सामान्य दुग्ध समस्याएं हैं, ठीक है। शिशु होते हैं उनमें सामान्य दूध समस्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। कब्ज होता है, डायरिया होता है, एलर्जी होता है, उक्त सभी होता है। देखिए आसान सा प्रश्न है, लेकिन दूध संबंधी क्या क्या परेशानियां आती हैं बच्चों को, अगर एक ऑप्शन बना के देगा तो ये आपको तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक ही पॉइंट हो, बाकी अलग अलग पॉइंट हो, तो इसलिए मैं इसको रखा हूँ, ठीक है। तो ये दूध से होने वाली परेशानियां हैं, डायरिया, एलर्जी, कब्ज, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे को जेनेटिकली जो है एलर्जी ही होता है दूध से, तो उसको जो है अन्य अन्य फ्रूट्स का सेवन कराने को डॉक्टर्स कहते हैं, या पैकेट्स का दूध जो है इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे तरीके बताते हैं, लेकिन एलर्जी भी एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मानव दूध के 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? जो मानव का दूध है, यानी कि माँ का दूध है, महिला माँ का, उसमें 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम प्रोटीन होता है आपको ये बताना है। 1.2 ग्राम, 1.1 ग्राम, 1.2 ग्राम, 1.3 ग्राम, 1.4 ग्राम। उत्तर भी हो जाएगा, यानी कि 1.2 ग्राम जो है क्या होता है? प्रोटीन होता है 100 मिलीलीटर मानव के दूध में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। पोलियो के दवा के आविष्कारक कौन हैं? पोलियो दवा के आविष्कारक कौन है, ठीक है। पोलियो यानी कि ओपीवी, ठीक है, जन्म होते ही पिलाया जाता है इसको, फिर बाद में भी पिलाया जाता है, टोटल पोलियो वायरस। जॉन साल्क साहब हैं, एडवर्ड जेनर साहब हैं, लुईस पास्चर साहब हैं, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा जॉन साल्क साहब जो है पोलियो के क्या हैं? आविष्कारक हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे वैज्ञानिकों को जो है सलाम करना चाहिए, जो इस समय जो है इंडिया ऐसी स्थिति में पहुंच गई है इन्हीं की वजह से, कि हालांकि ये इंडिया के नहीं थे, लेकिन विश्व स्तर पे जो है इन्होंने अच्छा काम किया है। इंडिया इस समय इस स्तर पहुंच गया है, पोलियो फ्री हो गया है, ठीक है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणामस्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई कार्यक्रम आरंभ किया। कब आरंभ किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास से इंडिया ने 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। नवजात शिशु का औसत भार होता है, ठीक है, जब जन्म लेता है बच्चा तो औसत भार कितना होता है? 6 पाउंड से 8 पाउंड तक, 4 पाउंड से 6 पाउंड तक, 8 पाउंड से 10 पाउंड तक, यानी से कोई नहीं, ठीक है। देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो जो एक हेल्दी बच्चा होता है, जिसको साइंस के क्षेत्र में हेल्दी बच्चा कहा जाएगा, ठीक है, उसकी बात होती है ऐसे, ठीक है। आप मेरा बच्चा तो इतने कमजोर हुआ था, मेरा बच्चा तो इतना भारी हुआ था, उसकी बात नहीं होती। जो सामान्य तौर पर बच्चे पैदा होते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, यानी कि 6 पाउंड से लेकर 8 पाउंड तक जो बीच में बच्चे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। अच्छा, इससे आने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, फिर ठीक है, बार बार करते हैं आपसे बिल्कुल, कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। इतना करने से जो है आपका, मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कि आपका इकोनॉमिकली, ठीक है, और इमोशनली किसी भी तरीके से आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है।
तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, बेझिझक मेरे लिए। तो इसको आगे देखते हैं कि माता की रक्त जो है कि रक्त की धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है, ठीक है। जो माता की रक्त की धारा है उसको जो है गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जब क्लास कर रहे थे पढ़े थे। देखिए जब चित्र होता है सामने तो इतना बढ़िया होता है उसको पढ़ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे उतना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंडाणु नाड़ी गर्भाशय या प्लेसेंटा, उत्तर रेडी हो जाएगा। प्लेसेंटा जो है क्या करता है, माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, यानी गर्भावस्था के दौरान जो है कितना भार बढ़ना उचित माना जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स के हिसाब से। तो देखिए जब गर्भधारण होता है तो बच्चे का वजन बढ़ता है, बिल्कुल 2.5 kg तक जो है नॉर्मल होता है, 2.5 kg 3 kg 3.5 kg तक, ठीक है। फिर जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ब्लड अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है। आयरन कैल्शियम गोली खाते हैं और ब्लड की डिमांड भी बढ़ती है शरीर के, तो ब्लड भी बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा फैट भी बढ़ता है उसको रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है वेट वजन जो है बढ़ता ही बढ़ता है। तो कितना तक माना गया कि अगर इतना तक वजन बढ़ जाता है तो उचित है? 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, देखिए गलत है बिल्कुल जो है सी, यानी कि 12 किलोग्राम अगर वजन बढ़ जाता है तो इतने तक तो बिल्कुल ये नॉर्मल है, उचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स जान लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। भ्रूण नाभि नाल की सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है। भ्रूण जो होता है नाभि नाल की सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है। नाभि नाल प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा शरीर से, गर्भाशय से, इस तरह से जो है सब जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप जो है कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, ठीक है, और खनिज लवण पाए जाते हैं। उसमें जो सबसे ऊर्जा देने वाला संकेंद्रित रूप है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऊर्जा की माप जो है जूल में होती है। ऊर्जा किसको मापते हैं, जूल में होती है। क्वाशिकोल रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशिकोल रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये सब पॉइंट जो है बहुत एकदम मुँह ज़बानी आपको याद हो चुके होंगे, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु का काम है कि आपको जो है बार बार उसको इतना याद दिला दिया जाए कि आप सपने में भी उसको ना भूलें। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, ठीक है। वसा की मात्रा, वसा यानी कि फैट की मात्रा जो है किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? हृदय संबंधी रोग, हार्ट रिलेटेड डिजीज, कुपोषण, मलन्यूट्रिशन या मधुमेह, शुगर या सुपोषण, ठीक है। तो देखिए फैट क्या करता है, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा तो प्रदान करता है लेकिन उसको टूटने में बड़ा समय लगता है। एक निश्चित मात्रा से अधिक फैट जो है नुकसानदायक भी हो सकता है आपके हार्ट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुपोषण की स्थिति में बढ़ा सकते हैं आप, बिल्कुल। क्यों? कुपोषण में क्या होता है, वैसे ही वजन कम होता है, बॉडी को जो है ऊर्जा, ठीक है, और वसा दोनों की जरूरत होती है शरीर पे, वसा, ठीक है। तो दोनों केस में जो है ये फैट काम कर सकता है, आपको ऐसा जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आने से पहले एक पॉइंट और। 1 ग्राम वसा में जो है 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तेल हैं, घी है, मक्खन है, तेल युक्त बीज है, ठीक है। तेल युक्त बीज मतलब कि सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, अरंडी का तेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है? कैथेप्सिन, रोडाप्सिन, कार्निया, कैसिन। रोडाप्सिन जो है ये काम करता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है, आँख से संबंधित है और इसको जो है याद कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। डीपीटी का जो टीका होता है कैसे दिया जाता है? जो डीपीटी का टीका होता है, डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया
पर्टूसिस और क्या है, और है टिटेनस। ठीक है, ये है, इनके तीनों के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। लेकिन ये लगता कहाँ है, मुंह से, यानी कि पिलाया जाता है चमड़े के नीचे या मांसपेशिया में या नसों में। मांसपेशिया में दिया जाता है किसको, डीपीटी को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। चूना वाला पान खाने से क्या अधिक ग्रहण होता है शरीर को? चूना वाला पान अगर खाते हैं तो शरीर को क्या अधिक ग्रहण होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैल्शियम जो है ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि चूना में जो है कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, CaO होता है, पानी डालने पर क्या बनाया जाता है, CaCO3 बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो है चूना में पाया जाता है, जो बॉडी को मिलता है अगर चूना वाला पान खाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट जान लेते हैं। कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। बार बार इसको बता रहा हूँ, ये प्रश्न हल्के जरूर हैं लेकिन आएंगे किसी न किसी रूप में। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। ठीक है, जो बच्चों का बौद्धिक विकास होता है उसका क्रम किससे संबंधित है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। उत्तर ये हो जाएगा अतिरिक्त से निश्चित की ओर जो है बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो है शुरू में सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 10th में जो है साइंस लेंगे या आर्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो है साइंस लेंगे इंटर में। उसके बाद जो है आप MSc करेंगे, फिजिक्स से करेंगे, केमिस्ट्री से करेंगे, किससे करेंगे। उसके बाद जो है मास्टर डिग्री करेंगे तो किस पॉइंट पे करेंगे, किस सब्जेक्ट से करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा से एक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त से निश्चित की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास भी, यानी कि बुद्धि का विकास भी ऐसे ही होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र हैं। ठीक है, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कौन से हैं? नए सूती एवं मार लगे होने चाहिए, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा बी। अच्छा, पहला क्या गलत है? मार लगा होना चाहिए। मार देखिए बहुत कड़क होता है, मार जो है बच्चे के स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। पुराने सूती एवं कोमल होने चाहिए। ठीक है, ये उत्तर बी सही होगा। देखिए ऐसा क्यों है, देखिए बच्चे जो है शुरू में बहुत गंदे होते हैं तो नया कपड़ा यूज करने का कोई मतलब नहीं है। पुराने सूती का मतलब ये नहीं है कि आपको गंदा कपड़ा यूज करना है। ठीक है, पुराने हैं लेकिन वो साफ़ होने चाहिए। पुराने हैं पर क्या है, साफ़ हैं, क्लीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे बार बार उसको गंदा भी करते हैं। जैसे बच्चों का जो टॉयलेट होता है वो तो बेड पे होता है, चाहे टॉयलेट करना हो, लैट्रिन करना हो, जो भी करना हो, तो जो है बहुत नया कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोमल होना चाहिए क्योंकि उनका त्वचा कमज़ोर होता है, मुलायम होता है, तो जो है उनकी जो है त्वचा को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। ठीक है, जो जबड़े में, दांत में और होठों में विकृतियां हैं कोई, तो उसके कारण क्या हो सकता है? बड़बड़ाना, हकलाना, अव्यवस्थित वाणी दोष, तुतलाना। उत्तर सी हो जाएगा। देखिए अव्यवस्थित वाणी दोष होगा, लेकिन बड़बड़ाना, हकलाना, तुतलाना जो है जबड़े दांत और होठ की विकृति से नहीं हो सकता है। ठीक है, अव्यवस्थित वाणी यानी कि बोलने संबंधी व्यवस्थाएं उसकी गड़बड़ा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? पावलाव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से, या थॉर्नडाइक से? तो उत्तर भी हो जाएगा स्किनर साहब से संबंधित है। ठीक है, किसका? पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए ये सब जो है मनोविज्ञान में बहुत ही फेमस लोग हैं, चाहे पावलाव हो गए, स्किनर हो गए, कोहलबर्ग हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। इनको जो है बहुत ही चाव से पढ़ते हैं लोग मनोविज्ञान में, और यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके कोर्स में सब है ही है, जानते हैं। थोड़ा पुनर्बलन को समझ लेते हैं। पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है? किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे सुखकारी उद्दीपन को उपस्थित करना जिसके कारण व्यवहार को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चॉकलेट है। ठीक है, ये चॉकलेट है, जो भी है ये चॉकलेट है,
और ये एक बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ रहा है। पिताजी ने इससे कहा कि बेटा अगर तुम इस टेस्ट में 20 में 20 लाओगे तो ये चॉकलेट तुम्हें दिलाऊंगा। ठीक है, ला दिया बच्चा, दे दिए फिर चॉकलेट। फिर अगली बार भी ऐसा हुआ, 20 में 20 लाओगे तो फिर चॉकलेट दे देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं पिताजी, ये चॉकलेट दे के बच्चे को, ठीक है, एक क्या कर रहे हैं, सुखकारी उद्दीपन का काम कर रहे हैं। यानी कि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके व्यवहार को पढ़ाई की तरफ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, चॉकलेट कर रहा है। व्यवहार में जो है आ रहा है वो क्या रहा है, पढ़ाई आ रहा है बच्चे के। तो ये जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। ठीक है, जो व्यक्ति की आवश्यकता है उसमें आवश्यकता पूर्ति करने की जो है, ठीक है, जो भी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान ऐशोआराम के समान, उसमें बाधक क्या क्या है, अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, इनमें सभी। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, की सभी जो है क्या है, वो बाधाएं हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती। अच्छा, जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ, कोई भी फिल्म स्टार हो, आप देखते होंगे वो हर धर्म का सम्मान करते हैं खुलेआम। ठीक है, वो सामाजिक मान्यताओं को उतना ही मानते हैं जितना मानना चाहिए। गरीब तो है ही नहीं, और ज्ञान भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बाधा हैं, और अगर इन बाधाओं के बीच में आप पड़े रहे तो आप जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1976 में, 77 में, 80 में, 84 में। 1977 में जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो 1977 की बात में जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना है। क्या करना है, उद्देश्य क्या है, सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। उस परिवार में, एक परिवार में संतानों की संख्या 2 तक सीमित हो, ताकि उनकी भली भांति पालन पोषण हो सके। सीमित करने का मतलब क्या है कि जनसंख्या को सीमित करना, यानी कि आप 2 बच्चे ही पैदा करिए, इससे अधिक पैदा मत करिए। ठीक है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कहता है, इसका उद्देश्य भी यही है कि परिवार को आप सीमित करिए, छोटा करिए। संतानोपति के बीच अंतराल हो जिसमें माँ की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े और बच्चे की देखभाल भी उचित रूप से हो सके। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप भी सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माँ के स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। देखिए बच्चा जो पैदा होता है तो बिल्कुल माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर माँ जो है बार बार जो है बच्चे को जन्म दे रही है तो समस्या जो है उसके स्वास्थ्य पे आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है सब कुछ देखते हुए, सब कुछ उद्देश्य बना के परिवार कल्याण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सरकार नहीं होती तो गरीबों का क्या होता है। इसीलिए जो है लोकतंत्र में सरकार बनाई गई है ताकि वेलफेयर का काम करे। पारिवारिक जीवन चक्र को अंतिम अवस्था कहलाती है। जो पारिवारिक जीवन चक्र है उसकी अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, खाली घोंसला, प्रसन्न घोंसला, अमीर घर या पूर्ण घोंसला। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र का जो अंतिम अवस्था है वो है खाली घोंसला। ठीक है, इसको बिल्कुल हम लोग समझेंगे, ढंग समझेंगे। तो देखिए जो पारिवारिक जीवन चक्र का उन चरणों को दर्शाता है जिनमें एक परिवार अपने जीवन काल के दौरान गुजरता है। ठीक है, जो परिवार जीवन चक्र है वो क्या करता है, उन चरणों को बताता है जिसमें परिवार जो है जीवन काल में उस दौर से गुजरता है। आधुनिक परिवारों का जीवन काल 50 से 60 वर्ष होता है। जो आधुनिक परिवार का जीवन काल होता है वो कितना होता है, 50 से 60 वर्ष का होता है। अधिकांशतः परिवार 5 चरणों से गुजरता है। परिवार की स्थापना यानी कि शादी करना। ठीक है, परिवार की स्थापना मतलब कि शादी करना, ये 5 चरण है। फिर बच्चा पैदा करता है, फिर बच्चों का पालन पोषण करता है तीसरे चरण में, दूसरे चरण में बच्चों को पैदा करता है, तीसरे में क्या करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, चौथे में क्या करता है, बाल लॉन्चिंग, और 5वां में खाली घोंसला। बाल लॉन्चिंग का मतलब बच्चे पढ़ लिख लिए, उनकी भी शादी हो गई, वो कहीं लेके सेटल हो गए या आपसे अलग हो गए, फिर आपका घोंसला क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये खाली घोंसला क्या है, अंतिम चरण है किसका, पारिवारिक चक्र का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? एनाल्जेसिक, एंटासेप्टिक, एंटा एसिड, एंटीबायोटिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एंटा एसिड जो होता है, इस दवाओं का प्रयोग अपच के लिए किया जाता है। अपच माने कब्ज वगैरह, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, पेट में जो कब्ज बन जाती है उसके लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो भी यहाँ पे दवाएं लिखी हैं, चाहे एनाल्जेसिक हो गया, एंटासेप्टिक हो गया, एंटा एसिड हो गया या एंटीबायोटिक हो गया, ये सब कुछ क्या है, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। सभी चारों को 4 बिंदुओं में देख लेंगे, चारों दवाओं को। ऐसी सारी औषधि एवं प्रणाली जिसमें पीड़ा का निवारण हो सकता है, वेदनाहर या पीड़ादायक या एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक किस में दिया जाता है? जब दर्द हो रहा हो कहीं पे शरीर के किसी पार्ट में, तो एनाल्जेसिक दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पीड़ाहारक दिया जाता है। चिकित्सा में प्रतिरोध यानी कि एंटीसेप्टिक की बात हो रही है। ऐसे द्रव्य हैं जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते हैं और उनका विनाश करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। एंटा एसिड जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंटा एसिड टैबलेट आपके पेट में अत्यधिक एसिडिटी से राहत देता है, जो छाती में जलन, अपच को रोकता है और आमतौर पर आपकी स्थिति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। अगला है प्रतिजैविक यानी कि जो एंटीबायोटिक था। एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है और उसके विकास को रोकता है। जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया को मारता है, उसके विकास को रोकता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि प्रतिजैविक। तो चारों को हम पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटा एसिड और एंटीबायोटिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। मच्छरों की एक विशेष जाति काटने के कारण मलेरिया का संचारण की खोज की जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? ठीक है, एक जाति का खोज किया था, मच्छर की जाति का, उन्होंने, कि उसके काटने से मलेरिया का संचारण हो रहा है मानव जाति में। वह कौन थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है? रोनाल्ड रॉस थे, पैट्रिक मैनसन थे, जॉनसन थे, लेवरन थे। रोनाल्ड रॉस साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? परामर्श के यानी कि काउंसलिंग के सिद्धांत कौन से हैं? प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। उत्तर रेडी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से वही बात, जिस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। थंबनेल देखिए, वहाँ से उस टॉपिक को क्लिक करिए और आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2001 में दुलार परियोजना भारत में किन राज्यों में शुरू हुआ था? कौन सा परियोजना? दुलार परियोजना शुरू किया गया था यूनिसेफ की मदद से। ठीक है, और किस राज्य में शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश बिहार में, बिहार झारखंड में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार और झारखंड में जो है शुरू किया गया था दुलार परियोजना। ठीक है, और ये यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था और 2001 में किया गया था। तो सब कुछ, हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से याद रखना है। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर मैल्कम हेली, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, संत जॉन। सर मैल्कम हेली जो है भारतीय रेड क्रॉस समिति के, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेड क्रॉस समिति की बात हो रही है, जो 1920 में इसको खोला गया था इंडिया में। ठीक है, बाकी जो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी जूनट साहब द्वारा, वो तो 1863 में हुआ था, लेकिन जो इंडिया में भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? सर मैल्कम हेली साहब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से
एक जीवित टीका है, ठीक है, एक जीवित टीका का उदाहरण है, ठीक है। जीवित टीका का उदाहरण क्या है? जो भी इसमें हमारे सिस्टम में इम्यून सिस्टम जो बढ़ाते हैं वो क्या हैं? जीवित हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है, तो उत्तर हो जाएगा सी। ये खसरा का जो टीका है, खसरा का जो टीका है वह क्या है? जीवित टीका है, ठीक है। क्या है? जीवित टीका है। आपको इसको बिल्कुल ढंग से याद रखना है। खसरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। खसरे का टीका एक ऐसा टीका है जो खसरे की रोकथाम में बहुत प्रभावी है। पहली खुराक के बाद 9 माह से अधिक की उम्र में 85% बच्चे तथा 12 माह से अधिक की उम्र में 95% बच्चे प्रतिरक्षित यानी कि सुरक्षित हो जाते हैं। किससे? खसरे से, ठीक है। जो है पहले 9 महीने में जो खुराक दिया था उससे 85% बच्चे, और अगले 12 महीने में जो दिया था उससे जो है 95% बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने? वेरियस एल्विन ने, शरद चंद्र राय ने, मजूमदार ने, या AR देसाई ने? उत्तर आपका हो जाएगा वेरियस एल्विन ने जो है राष्ट्रीय उपवन की स्थापना की जो है सुझाव दिया था जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए। तो वेरियस एल्विन साहब को याद रखिएगा आप लोग। देखिए, इसी के साथ आज का हमारा सेशन क्या होता है, बिल्कुल समाप्त होता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।